हेलो स्टूडेंट्स, विस्मृति के दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग विस्मृति के कारणों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें पहला कारण शिक्षार्थी का स्वास्थ्य के बारे में चर्चा किए और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वह था मानसिक वृत्ति। शिक्षार्थी की मानसिक वृत्ति या मेंटल सेट कैसा है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है इस विस्मृति के दर को कम करने में। और इन दोनों बिंदुओं में हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें सीखी थी, जैसे शिक्षार्थी का स्वास्थ्य के में स्मृति चिन्ह का क्या महत्व होता है और मानसिक वृत्ति और एक्सपेक्टेशंस में समय टाइम जो दिया जाता है उसका क्या महत्व होता है। इस बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, पिछले वीडियो में चर्चा किया था। अब इसके आगे तीसरा कारण जानेंगे और उसमें देखेंगे कि विस्मृति किस प्रकार वह विस्मृति को प्रभावित करेगा, जो कि तीसरा कारण सामवेगिक होगा। सामवेगिक कारण यानी इमोशनल फैक्टर्स। सीखे गए विषय को पुनः स्मरण करते समय छात्र की सामवेगिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है, ये आप जानते हैं। यदि शिक्षार्थी उस समय किसी कारण अधिक चिंतित है या डरा हुआ है या घबराया हुआ है या सामवेगिक रूप से अस्थिर है, तो स्वभावतः वह पुनः स्मरण करने की क्षमता को विकसित नहीं कर पाता है, वह सक्षम नहीं हो पाता और विस्मरण की मात्रा बढ़ जाती है। सामवेगिक कारण यहाँ महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि शिक्षण अधिगम कार्य में सामवेगिक रूप से स्थिरता बहुत मायने रखती है। अगर छात्र सामवेगिक रूप से स्थिर है तभी वह शिक्षण अधिगम कार्य को सरल तरीके से कर पाएगा, चाहे वह स्मरण करना हो, चाहे वह नए तरीके से सीखना हो या अधिगम कार्य हो, कुछ भी हो। अगर वह सामवेगिक रूप से स्थिर है तो वह इन कार्यों को सरलतापूर्वक कर लेता है। लेकिन अगर शिक्षार्थी तत्काल उस समय जिस समय उसे कार्य करने को दिया गया है, स्मरण करने को, और उस समय उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है अथवा सामवेगिक स्थिति सही नहीं है, डरा हुआ है, गुस्से में है, घबराया हुआ है, चिंता में है, तब वह पुनः स्मरण करने में बहुत कमज़ोर हो जाएगा और विस्मरण की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं सामवेगिक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है विस्मृति को बढ़ाने में। और अगर सामवेगिक स्थिरता आती है तो विस्मृति भी घट जाती है। यह तीसरा बिंदु था। आगे के बिंदु पर चर्चा करते हैं। चौथा कारण जो होगा भूल जाने के लिए या विस्मृति के लिए वह होगा अभिप्रेरणात्मक कारक अर्थात मोटिवेशनल फैक्टर्स। आप जानते हैं कि शिक्षण में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी डाला था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं फिर से। देखिए, विस्मरण की मात्रा शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणात्मक स्थिति पर भी निर्भर करता है। मतलब कोई छात्र कितना अभिप्रेरित है उसका सीधा प्रभाव उसके विस्मरण और स्मरण की मात्रा पर पड़ता है। जब छात्र किसी कार्य को पूर्ण रूप से सीख लेता है तो उसकी अभिप्रेरणा व रुचि समाप्त हो जाती है। साधारण सी बात है कि बच्चा जब कुछ सीख लेगा तो उसकी जो रुचि है उस सीखे गए कार्य को लेकर उसमें वह उसका रुचि जो है या अभिप्रेरणा दोनों कम हो जाती है या यूँ समझिए समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप कुछ समय के बाद जब वह इन विषयों को दोबारा याद करने का प्रयत्न करता है तब पाता है कि वह कई अंगों को भूल गया है। सामान्य है, जब वह दोबारा कोशिश करता है या विस्मरण करने का या फिर से याद करने का तो वह पहले तो कॉन्फिडेंट रहता है कि मुझे सब याद है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वह कई बातों को भूल भी जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि कार्य पूर्ण हो जाने के कारण शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा भी समाप्त हो गई थी। दूसरी तरफ जब छात्र किसी कार्य या विषय को पूरा न सीखकर किसी कारणवश उसे अधूरा ही छोड़ देते हैं तब उसके पीछे छिपा हुआ एक अभिप्रेरणा या तनाव या अभिरुचि जो भी मानिए कहीं ना कहीं बनी रहती है। ऐसे में छात्र ऐसे विषय को जल्दी नहीं भूलते। यह जो थ्योरी है जैगार्निक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। जैगार्निक प्रभाव होता यह है कि दरअसल इसमें यह बताया गया कि बच्चे जब सब सीख लेते हैं, किसी एक चीज़ को पूरी तरह से सीख लेते हैं तो उनके पास भूलने के बहुत सारे कारण हैं।
ये सोचते हैं कि मैंने इसे सीख लिया है, वो ये सोचते हैं कि मुझे पूरा मालूम है, वो ये सोचते हैं कि विस्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ये सारी बातें दरअसल नकारात्मक बातें हैं, अधिगम को अस्थायी बनाने में कमज़ोर करती हैं। वहीं अगर बच्चा जब कुछ पढ़ता है या सीखता है या स्मरण करता है और उसमें कुछ कमी रह जाती है या अधूरा रह जाता है, तब इसके पीछे कहीं ना कहीं एक अभिप्रेरणा होती है, चाहे उसका स्वरूप कोई भी हो, अभिप्रेरणा हो या तनाव हो या रुचि अभिरुचि ही क्यों ना हो, एक टेंशन रहता है कि हाँ मुझे थोड़ा उस बारे में और जानना है, और इस कारण कभी न कभी बच्चा उस अपने बिंदु पर दोबारा वापस आता है, या एक और बार आ सकता है, कई बार आता है, तब तक आता है जब तक वह उसको पूरा नहीं जानता। कहने का तात्पर्य यह है कि छात्र के मन में यह बात नहीं आनी चाहिए कि उसने जो कार्य को किया है वह संपूर्ण हो गया है। संपूर्ण हो जाना यानी संतुष्टि हो जाना, और जब बच्चा अपने शिक्षण से, अपने पढ़ाई से संतुष्ट हो जाएगा, तब आप समझ सकते हैं कि आगे के कार्य करने के लिए वह इच्छुक उतना ज़्यादा नहीं होगा और ज्ञान की मात्रा घटती चली जाएगी, विस्मृति होता चला जाएगा और बच्चे को यह लगेगा कि मुझे सब कुछ पता है, जो कि एक्चुअली होगा नहीं। इसीलिए अगर छात्र कुछ जान भी लेता है, सीख भी लेता है, पूरी तरीके से समझ भी लेता है, फिर भी उस विषय को किसी न किसी रूप में जीवंत रखना, छात्रों के सामने प्रस्तुत करना, चाहे उसे क्रियाशील होकर करना पड़े या बार बार उदाहरणों के साथ उसे सामने लाना पड़े, लाते रहना चाहिए, ताकि बच्चा उस बिंदु विशेष से या उस पाठ से हमेशा जुड़ा रहे, और जब वो हमेशा जुड़ा रहेगा विस्मरण नहीं होगा। यह जैगारणिक प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभिप्रेरणात्मक कारण में कुछ यही बातें थी कि किस तरह मोटिवेशनल फैक्टर्स जो होते हैं विस्मरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पांचवा कारण जो होगा कि बच्चा जो सीख रहा है उस विषय का स्वरूप, जो कि विस्मृति को सीधे सीधे प्रभावित करती है। नेचर ऑफ द मटेरियल्स टू बी लर्न, बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, किस विषयों को सीख रहे हैं, उसका स्वरूप कैसा है, यह भी विस्मृति को प्रभावित करता है। सीखे जाने वाले विषय सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी, दोनों हो सकते हैं। निरर्थक विषयों को सीखने में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है और उसी हिसाब से विस्मरण भी तेज़ी से होता है, परंतु सभी सार्थक विषय का विस्मरण दर भी एक जैसा हो यह आवश्यक नहीं है, है ना। होता यह है कि जब आप कुछ बच्चे कुछ सार्थक सीख रहे हैं तो उसमें समय अलग लग सकता है, और निरर्थक सीखेंगे उसमें समय अलग लग सकता है। बिना मतलब की चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और फिर वो जल्दी ही भूल भी जाते हैं, इसीलिए निरर्थक अध्यापन से बचना चाहिए। अब बात आती है सार्थक अध्यापन की। तो सार्थक अध्यापन में भी विषयों के आधार पर विस्मरण दर अलग अलग होता है, एक जैसा होना जरूरी नहीं है। जैसे कुछ सार्थक विषय व्यक्ति के लिए सुखद हो सकते हैं तो कुछ सार्थक विषय दुखद भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ सार्थक विषय जो बच्चों को स्वयं पसंद आता होगा तो वो खुद मेहनत करते हैं और जल्दी सीखते हैं और विस्मरण भी कम होता है, लेकिन कुछ सार्थक विषय बच्चों को पसंद नहीं है, उनकी अभिरुचि के प्रतिकूल हैं, लेकिन सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, तो यहाँ पर उन्हें यह विषय दुखद लगेगा और उनका विस्मरण थोड़ा तेज़ी से हो सकता है और अधिगम में भी समय अधिक लग सकता है। कार्टर महोदय ने, कार्टर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रयोग में यह सिद्ध किया था कि दुखद शब्दों को व्यक्ति सुखद शब्दों की अपेक्षा जल्दी विस्मरण कर लेता है। यानी जो चीज़ें दुखद होती हैं, चाहे वो ज़रूरी हो या ना हो, चाहे वो सार्थक हो या निरर्थक हो, अगर दुखद है तब बच्चे उसे जल्दी से भूल जाते हैं, जल्दी उनका विस्मरण हो जाता है। सुखद शब्द विस्मरण कम होता है। तो सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप कैसा है, सार्थक है, निरर्थक है, सुखद है या दुखद है, इन सारी घटनाओं के इर्द गिर्द स्मरण चक्कर काटता है। और कुल मिलाकर अगर बातें सुखद हैं, बच्चों के हित में हैं या उनकी रुचि के अनुकूल हैं, तो विस्मरण की दर कम होती है। ठीक है, सीखने की मात्रा
जो अगला बिंदु होगा जो कि प्रभावित करेगा अधिगम को, माफ़ कीजिएगा, विस्मरण को। बच्चा कितना मात्रा में सीख रहा है यह उसके स्मरण और विस्मरण पर सीधा सीधा प्रभाव डालेगी। किसी विषय या पाठ को सीखने के लिए जितने प्रयासों की आवश्यकता होती है उससे अधिक प्रयास तक उसे सीखना ओवर लर्निंग कहलाएगा, यानी अधिक के अधिगम। जितना जरूरी है उससे अगर ज़्यादा सीखा जाए ओवर लर्निंग या अधिक्य अधिगम कहलाता है। और ज़रूरत के प्रयास से कम प्रयास करना या कम ही सीखना अंडर लर्निंग यानी न्यून अधिगम कहलाता है। जब अधिक्य अधिगम की जाती है तो उसकी धारणा मजबूत होती है, क्योंकि उससे बनने वाले जो स्मृति चिन्ह होते हैं वो काफ़ी सबल और सुदृढ़ होते हैं। न्यून अधिगम अधिक्य अधिगम की जाती है तब फलस्वरूप इनका विस्मरण जल्दी नहीं होता। वहीं अगर न्यून अधिगम होंगे तब स्मृति चिन्ह कमज़ोर बनता है और विस्मरण भी जल्दी हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी एक घटना को या एक क्रिया को करने में जितने प्रयासों की आवश्यकता होती है, प्रयास अगर उससे ज़्यादा किया जाए, अधिगम कार्य उससे ज़्यादा किया जाए, तो इससे बनने वाले स्मृति चिन्ह भी ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा विविधताओं से भरी हुई बनेंगे और हमारे या अधिगमकर्ता के दिमाग में उतना ही अस्थायी रूप से रहेंगे। अगर किसी चीज़ को करने में जितना समय लगना चाहिए, जितना प्रयास लगना चाहिए, उससे कम समय या प्रयास लग रहा है या किया जा रहा है, तो स्मृति चिन्ह कम भी बनेंगे और कमज़ोर भी बनेंगे, तो विस्मरण दर तो कमज़ोर होना स्वाभाविक हो जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप किसी एक बच्चे को साइकिल सीखने में सामान्यतः 1 महीने का समय लगता है अगर वह प्रतिदिन 2 घंटा साइकिल चलाता है। अगर वह बच्चा प्रतिदिन 4 घंटा साइकिल चलाए तो उसे 1 महीना का समय नहीं लगेगा और वह जल्दी भी सीख जाएगा और अस्थायी तौर पर सीखेगा। और वह साइकिल चलाने के दौरान होने वाले जितने भी स्मृति चिन्ह बनेंगे वह सबल बनेंगे और जल्दी भी सीख जाएगा। ऐसा लगेगा वह काफ़ी व्यवहारिक और अनुभवी है और कम समय में ही ऐसा महसूस होगा। वहीं प्रतिदिन 2 घंटे की आवश्यकता है 1 महीने तक, लेकिन कोई छात्र या कोई बच्चा 1 घंटा प्रतिदिन ही कर रहा है, तब उसका स्मृति चिन्ह 1 घंटा के लायक ही बनेगा, यानी कम बनेगा, कमज़ोर बनेगा और 1 महीना से ज़्यादा समय हो सकता है 2 महीना लगे या उससे भी ज़्यादा। वो विस्मृति के दर पर निर्भर करती है कि कितना विस्मरण हो रहा है, तो उतना ही जल्दी वह भूलेगा भी और ज़्यादा समय लगेगा भी और स्मृति चिन्ह भी मजबूत नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सीखने की मात्रा यानी अधिक अधिगम और न्यून अधिगम एक असर डालता है विस्मृति को कम या अधिक होने में। और एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है विस्मृति या स्मृति से संबंधित, वह है सीखने की विधि, कि आप क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, किस मेथड को अप्लाई करते हैं एक शिक्षक के रूप में बच्चों पर, वह कितना सही है, कितना अनुपयुक्त है, कितना उपयुक्त है। यह सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तब वह स्मरण या विस्मृति को प्रभावित करेगा। अगर विधि गलत या अनुपयुक्त है तो विस्मरण भी होगा, दर भी उसका बढ़ेगा। यदि किसी छात्र को किसी पाठ या विषय को समझ में नहीं बल्कि रटकर याद कराना है या वह करता है ऐसा, तो जल्दी भूल भी जाएगा। वैसे ही छात्र को बिना आराम दिए किसी विषय को लंबा खींचता है तो भी विस्मरण की प्रक्रिया तेजी से होगी। वहीं छात्र किसी विषय के तथ्यों को विचार विमर्श विधि के द्वारा सीखता है तो उसका विस्मरण उन विषयों की अपेक्षा जल्दी नहीं होता है। अतः सीखने की विधि का विस्मरण पर प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं पड़ता है। इसलिए एक शिक्षक को उपयुक्त सीखने की विधियों का चयन करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये सारी बातें, ये सारे बिंदु अधिगम, माफ़ कीजिएगा, विस्मृति को के कारणों के बारे में बताया जा रहा था। ये सारे कारण विस्मृति के कारण थे। भूलते क्यों हैं, छात्र भूल क्यों जाते हैं, फॉरगेटिंग क्यों होते हैं, या स्मरण अगर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ता है, ये सारी बातें हम लोग इसमें अभी अब देखे हैं। हम देखते हैं कि उपयुक्त कारणों से विस्मृति होता है। यही सारे कारण सामान्य अधिगम प्रक्रिया में बाधा भी पहुंचाते हैं। मतलब आम अधिगम प्रक्रिया में भी यही कारण है जो बाधा पहुंचाते हैं और स्मरण शक्ति पर प्रभाव डालते हैं।
एक अधिगमकर्ता को कई कारणों से विस्मरण हो सकता है। उनमें से कुछ कारणों पर वह सुधार कार्य कर भी सकता है, लेकिन एक शिक्षक को इन कारणों का पता होना चाहिए ताकि वे विभिन्न शिक्षार्थियों में विस्मरण के कारणों को जान सके और उपचारात्मक कार्य कर सके। भले ही छात्रों को ना मालूम हो कि उनका विस्मरण क्यों हो रहा है, लेकिन एक शिक्षक को यह जानना बहुत आवश्यक है कि छात्रों में विस्मरण क्यों होता है, उनकी मात्रा क्या होती है, कि कौन कौन से बिंदु है जो उसे प्रभावित करते हैं और किन सटीक उपचारों से एक शिक्षक उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये टॉपिक फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में विस्मृति को कम करने के कुछ उपायों के बारे में चर्चा करेंगे कि यह कम कैसे होगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।